किसी समय की बात है, एक राज्य था जो अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए जाना जाता था। इस राज्य में राजकुमारी अनन्या और राजकुमार आरव रहते थे। अनन्या सुंदर, बुद्धिमान और दिलेर थी और आरव साहसी और न्यायप्रिय। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी घटना घटी। महल के बगीचे में सोने की चिड़िया दिखाई दी। यह चिड़िया सिर्फ रात में चमकती थी और उसकी चहचहाहट सुनने से लोगों की सारी चिंताएं दूर हो जाती थीं। एक दिन सोने की चिड़िया अचानक गायब हो गई। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा ने घोषणा की कि जो भी चिड़िया को वापस लाएगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। राजकुमारी अनन्या और राजकुमार आरव ने ठान लिया कि वे चिड़िया को ढूंढकर लाएंगे। दोनों ने सफर शुरू किया। उनकी राह में एक घना जंगल आया जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, चिड़िया को ढूंढने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा थी साहस की। उन्हें एक विशालकाय अजगर का सामना करना पड़ा। आरव ने अपनी तलवार से अजगर को हराया। दूसरी परीक्षा थी बुद्धि की। अनन्या ने अपनी चतुराई से जादुई पहेली का हल निकाला। तीसरी परीक्षा थी त्याग की। उन्होंने अपने आराम और सुख को त्याग कर गरीबों की मदद की, जिससे साधु प्रसन्न हुआ। साधु ने उन्हें एक गुफा का रास्ता दिखाया जहां चिड़िया कैद थी। गुफा के दरवाजे पर एक राक्षस पहरा दे रहा था। अनन्या ने अपनी सूझबूझ से राक्षस को बहलाया और आरव ने चिड़िया को बचा लिया और अपने साथ अपने महल ले आई। कुछ समय बाद राजकुमारी अनन्या को एहसास हुआ कि सोने की चिड़िया सिर्फ एक साधारण पक्षी नहीं है। हर रात वह उनकी खिड़की पर बैठकर कुछ फुसफुसाती थी। एक दिन अनन्या ने उसकी फुसफुसाहट को ध्यान से सुना। चिड़िया कह रही थी, मुझे मुक्त करो, तभी मैं तुम्हारे राज्य को हमेशा खुशहाल रखूंगी। राजकुमारी ने यह बात राजकुमार आरव को बताई। दोनों ने निर्णय लिया कि चिड़िया को उसकी इच्छा के अनुसार मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने चिड़िया को आजाद करने की बात सोची, राज्य के कुछ मंत्री और सभासद विरोध में आ गए। उनका कहना था कि यदि चिड़िया को छोड़ दिया गया तो राज्य फिर से दुखों में घिर जाएगा। राजा ने कहा, यह फैसला तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रखना यह राज्य की भलाई के लिए हो। अनन्या और आरव ने अपनी समझदारी से निर्णय लिया। उन्होंने चिड़िया को राज्य के सभी लोगों के सामने मुक्त किया। चिड़िया ने उड़ान भरी और कहा, मैं सिर्फ स्वार्थ से कैद थी, अब मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगी। तुम्हारे त्याग और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे स्वतंत्र किया। मैं हमेशा तुम्हारे राज्य पर अपनी कृपा बरसाऊंगी। सोने की चिड़िया ने अपना वादा निभाया। उसके बाद से राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ा, कोई भी भूखा नहीं रहा और हर कोई सुखी जीवन बिताने लगा। अनन्या और आरव की न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। कुछ वर्षों बाद अनन्या और आरव के जुड़वां बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। उनकी बेटियों में अनन्या की बुद्धिमानी और बेटों में आरव की साहसिकता दिखाई देती थी। उन्होंने चिड़िया की कहानियां सुनकर बड़े होकर अपनी प्रजा की सेवा का संकल्प लिया। कई साल बाद जब अनन्या और आरव का राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था, तभी एक नया संकट आया। पड़ोसी राज्य का लालची राजा विकराल, जो सोने की चिड़िया की शक्ति के बारे में जानता था, उसने उस चिड़िया को पाने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। विकराल ने अपनी सेना के साथ हमला किया और सोने की चिड़िया को कैद करने की योजना बनाई। अनन्या और आरव ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध के मैदान में आरव ने अपनी वीरता दिखाई, लेकिन विकराल की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। अनन्या ने चतुराई से युद्ध का नेतृत्व किया। उसने गुप्त योजनाएं बनाई और विकराल की सेना को भटकाने के लिए जाल बिछाए। इसी बीच सोने की चिड़िया ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने राज्य की सीमा पर एक जादुई दीवार खड़ी कर दी, जिससे विकराल की सेना को भारी नुकसान हुआ। विकराल, जो चिड़िया की शक्ति को अपने लिए पाना चाहता था, खुद उस जादुई दीवार में फंस गया। चिड़िया ने अपनी शक्ति से विकराल को सबक सिखाया और उसकी लालच को खत्म कर दिया। अनन्या और आरव की समझदारी और चिड़िया की मदद से युद्ध खत्म हुआ। विकराल ने माफी मांगी और अपने राज्य लौट गया। युद्ध के बाद चिड़िया ने कहा, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी मदद करना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह सिखाना है कि निस्वार्थ प्रेम और न्याय से बड़ी कोई ताकत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मेरी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश कभी मत करना। युद्ध के कुछ साल बाद अनन्या और आरव को सोने की चिड़िया के अतीत के बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने साधु को खोजने का निर्णय लिया, जिसने पहली बार उन्हें चिड़िया के बारे में बताया था। घने जंगल में कई दिनों की यात्रा के बाद वे साधु के आश्रम पहुंचे। साधु ने उन्हें बताया, यह चिड़िया कोई साधारण पक्षी नहीं है। यह एक देवी का अवतार है, जिसे धरती पर भेजा गया था ताकि वह सच्चे और न्यायप्रिय शासकों की मदद कर सके। लेकिन इसे अपनी शक्ति तभी दिखानी होती है जब शासक निस्वार्थ और परोपकारी हो। साधु ने यह भी चेतावनी दी, भविष्य में एक और बड़ी चुनौती आएगी। इस बार यह तुम्हारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा होगी। याद रखना, केवल सत्य और विश्वास से ही तुम उसे पार कर पाओगे। कुछ महीनों बाद राज्य में एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और लोग घबरा गए। चिड़िया भी कमजोर दिखने लगी, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। अनन्या और आरव ने बीमारियों का कारण जानने के लिए अपने विद्वानों से चर्चा की। उन्होंने पाया कि बीमारी के पीछे एक दुर्लभ जड़ी बूटी की कमी थी, जो केवल त्रिकाल पर्वत पर पाई जाती थी। लेकिन त्रिकाल पर्वत पर जाना बेहद खतरनाक था। दोनों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए त्रिकाल पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।
बर्फीले तूफान, जंगली जानवर और धोखे से भरी पहेलियां। त्रिकाल पर्वत के शिखर पर एक विशाल द्वार था जिसे पार करने के लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना था। अनन्या ने अपनी कमजोरी के रूप में अपनी सहानुभूति और दया को देखा, जिसे कुछ लोग उसकी कमजोरी मानते थे। आरव ने अपनी जल्दबाजी और गुस्से को स्वीकार किया। उनकी ईमानदारी ने द्वार को खोल दिया और उन्होंने जड़ी बूटी प्राप्त की। जड़ी बूटी से बनी औषधि ने पूरे राज्य को बीमारी से बचा लिया। चिड़िया ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाली और कहा, तुम दोनों ने फिर से साबित किया कि सच्चाई और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब तुम्हारा राज्य हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। अनन्या और आरव के बच्चों युवराज अर्णव और राजकुमारी सुरभि ने बड़े होकर अपनी माता पिता के गुणों को आत्मसात किया। अर्णव एक साहसी योद्धा और कुशल प्रशासक बना, जबकि सुरभि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी गई। एक दिन सुरभि को सोने की चिड़िया ने सपने में दर्शन दिए। चिड़िया ने कहा, तुम्हारा राज्य अभी सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत और गुणों को अगले स्तर पर ले जाना होगा। इस राज्य को सिर्फ एक महान शासक ही बचा सकता है, और वह तुम दोनों में से कोई एक होगा। तुम्हारी अगली परीक्षा नजदीक है। सुरभि और अर्णव को एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसमें उनके राज्य और पड़ोसी राज्य विकरालपुर के बीच की दुश्मनी का रहस्य छिपा था। उसमें लिखा था कि सैकड़ों साल पहले दोनों राज्य एक ही थे, लेकिन लालच और धोखे के कारण यह राज्य विभाजित हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शांति तभी आ सकती है जब दोनों राज्य फिर से एक हो जाएं। सुरभि ने विकरालपुर के नए राजा युवराज वीरेण को शांति प्रस्ताव भेजा। हालांकि वीरेण ने इसे अस्वीकार कर दिया और सुरभि को कमजोर समझा। अर्णव ने युद्ध की तैयारी की, लेकिन सुरभि ने उसे रोका और कहा, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, हमें शांति का रास्ता खोजना होगा। चिड़िया ने राजकुमारी सुरभि और राजकुमार अर्णव को एक आखिरी संदेश दिया, सच्ची शांति केवल तब संभव है जब तुम अपने दुश्मन को दोस्त बना सको। इसके लिए तुम्हें धैर्य, समझदारी और प्रेम का सहारा लेना होगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। सुरभि ने विकरालपुर के लोगों की जरूरतों और परेशानियों को समझने के लिए उनके राज्य की यात्रा की। उसने वहां के गरीबों की मदद की और उनकी समस्याओं को हल किया। उसकी दयालुता और निस्वार्थता ने वीरेण को प्रभावित किया। अंततः वीरेण ने सुरभि और अर्णव के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई और वे फिर से एकजुट हो गए। दोनों राज्यों के मिलन से एक नए युग की शुरुआत हुई। सुरभि और अर्णव ने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जहां हर कोई समान था और न कोई भूखा था, न कोई दुखी। सोने की चिड़िया ने इस नए युग को देखकर कहा, तुमने मेरे उद्देश्य को पूरा किया। अब मैं अपनी यात्रा पर निकलूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चिड़िया आकाश में उड़ गई। जब सोने की चिड़िया आकाश में उड़ गई तो उसने एक आखिरी वरदान दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी शक्ति सौंपती हूं। यह शक्ति तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगी और इसे अमर बनाएगी, लेकिन इसका उपयोग केवल तब करना जब अन्य सभी मार्ग असफल हो जाएं। चिड़िया के जाते ही आकाश में एक सुनहरी रोशनी छा गई और वह शक्ति एक जादुई पुस्तक के रूप में प्रकट हुई। इस पुस्तक में राज्य को चलाने और संकटों का समाधान करने के रहस्य लिखे थे। सुरभि और अर्णव ने इस जादुई पुस्तक को महल के गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखा और अगली पीढ़ी को सिखाया कि इसका उपयोग केवल जरूरत के समय ही किया जाए। बच्चों, युवराज नैतिक और राजकुमारी कृतिका ने इस ज्ञान को अपनाया। नैतिक को अपने पिता अर्णव की तरह साहसिक नेतृत्व का गुण मिला और कृतिका अपनी मां सुरभि की तरह बुद्धिमान और दयालु थी। कई वर्षों तक राज्य में शांति बनी रही, लेकिन एक दिन एक छुपा हुआ दुश्मन, जो राज्य के पुराने शत्रुओं का वंशज था, राज्य को बर्बाद करने की योजना बनाने लगा। उसने जादुई पुस्तक चुराने का प्रयास किया, क्योंकि वह जानता था कि वही पुस्तक राज्य की शक्ति का केंद्र थी। दुश्मन ने पुस्तक चुरा ली और राज्य में अराजकता फैलानी शुरू कर दी। नैतिक और कृतिका ने अपने ज्ञान और साहस से दुश्मन का पीछा किया। वे एक छुपी हुई गुफा तक पहुंचे, जहां दुश्मन ने पुस्तक को खोलने की कोशिश की। पुस्तक में लिखा था, केवल सच्चे और निस्वार्थ हृदय वाले ही मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। स्वार्थी और लालची इस शक्ति को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे ही दुश्मन ने पुस्तक खोलने की कोशिश की, वह जादू से जलने लगा और अंधकार में खो गया। नैतिक और कृतिका ने पुस्तक को वापस महल में लाया। इस घटना ने उन्हें यह समझाया कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच और भी गहरी एकता और समानता लाने के लिए काम किया। राज्य को सोने का राज्य कहा जाने लगा, जहां हर व्यक्ति खुशी, सुरक्षा और सम्मान के साथ रहता था। सुरभि और अर्णव ने अपने बच्चों की इस सफलता पर गर्व महसूस किया और उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने स्वयं पीछे हटकर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। सोने की चिड़िया भले ही आकाश में चली गई थी, लेकिन उसकी रोशनी और शिक्षा हमेशा उस राज्य पर बनी रही। सालों बाद राज्य में एक और घटना घटी। एक रात जब पूरे राज्य में चांदनी फैली हुई थी, सोने की चिड़िया अचानक फिर से प्रकट हुई। उसने महल के ऊपर चक्कर लगाते हुए अपने गीतों से सभी को जगाया। राजकुमारी कृतिका और युवराज नैतिक ने इसे देखा और तुरंत महल के प्राचीन कक्ष में पहुंचे, जहां जादुई पुस्तक रखी थी। चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में कहा, तुमने अब तक अपनी बुद्धिमानी और साहस से इस राज्य को समृद्ध रखा है, लेकिन याद रखना, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है।
अब समय है कि तुम इस ज्ञान को अन्य जगहों पर भी फैलाओ। सोने की चिड़िया ने उन्हें दिखाया कि दुनिया के अन्य राज्यों में अब भी भूख, अन्याय और अशांति फैली हुई है। उसने कहा, तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं है, अब तुम्हें इस प्रकाश को दुनिया के अन्य हिस्सों तक ले जाना होगा। कृतिका और नैतिक ने अपनी सेना और विद्वानों के साथ एक नई यात्रा शुरू की। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में जाकर वहां की समस्याओं को समझा और अपने ज्ञान, दयालुता और निस्वार्थता से समाधान ढूंढने में मदद की। उनकी कोशिशों से अन्य राज्य भी समृद्ध होने लगे। उन्होंने अन्य शासकों को यह सिखाया कि कैसे निस्वार्थ नेतृत्व, न्याय और जनता की भलाई को प्राथमिकता दी जा सकती है। धीरे धीरे उनके कार्यों ने एक नई लहर पैदा की और एक संपूर्ण क्षेत्र में शांति और समृद्धि छा गई। जब उनका काम पूरा हुआ तो सोने की चिड़िया ने अंतिम बार महल के ऊपर उड़ान भरी। उसने कहा, अब मैं अपना काम पूरा करके जा रही हूं। तुमने मेरी सीखों को आत्मसात किया है और उन्हें दुनिया में फैलाया है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इस ज्ञान को बनाए रखो और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाओ। सोने की चिड़िया एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। सालों की शांति के बाद एक नई समस्या ने राज्य को घेर लिया। दूर के जंगलों से एक अज्ञात शक्ति उभरने लगी। इसे अंधकार का राजा कहा जाता था। यह राजा जादुई शक्तियों का स्वामी था और वह राज्य की समृद्धि और शांति से जलता था। उसने राज्य में भ्रम और डर फैलाने के लिए अपनी दुष्ट शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके सैनिकों ने रात के समय गांवों पर हमला करना शुरू किया, फसलें नष्ट कर दीं और लोगों को बंधक बना लिया। राज्य में पहली बार भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया। राजा नैतिक और रानी कृतिका ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने घोषणा की, यह लड़ाई सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए है। हम अंधकार के इस राजा को हराकर शांति को वापस लाएंगे। दोनों ने अपनी सेनाओं को तैयार किया, लेकिन कृतिका ने सुझाव दिया कि लड़ाई से पहले उन्हें अंधकार के राजा की कमजोरी को समझना होगा। उन्होंने जादुई पुस्तक को फिर से खोला। पुस्तक में लिखा था, अंधकार का राजा शक्ति का पुजारी है, लेकिन वह सत्य और प्रकाश से डरता है। उसकी हार केवल तब होगी जब उसके भीतर के भय को जागृत किया जाए। इसके साथ ही पुस्तक ने उन्हें एक रहस्यमय नक्शा दिया जो उन्हें प्रकाश के मंदिर तक ले जा सकता था। इस मंदिर में एक जादुई मोती था जो अंधकार को समाप्त कर सकता था। नैतिक और कृतिका ने अपनी सेना के साथ मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और खतरनाक था। उन्हें दुश्मनों के जाल, खतरनाक जानवरों और जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक पहेली ने उन्हें रोक लिया, जिसमें पूछा गया, सच्चे प्रकाश का स्रोत क्या है? कृतिका ने उत्तर दिया, सत्य, निस्वार्थता और प्रेम। यह सुनते ही रास्ता खुल गया और वे मंदिर तक पहुंच गए। प्रकाश का मोती लेकर वे अपने राज्य लौटे। अंधकार का राजा अपनी सेना के साथ पहले से तैयार था। नैतिक और कृतिका ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए एक बड़ा युद्ध लड़ा। जब अंधकार का राजा स्वयं मैदान में उतरा तो कृतिका ने प्रकाश के मोती को आकाश में उठाया। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि अंधकार का राजा अपनी ही शक्तियों से डरने लगा। वह अपनी हार स्वीकार करते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। अंधकार का राजा अपने गलत कार्यों के लिए पछताने लगा। उसने नैतिक और कृतिका से माफी मांगी और कहा, मैंने सच्चाई की ताकत को कम समझा। अब मैं अपनी दुष्टताओं को छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाऊंगा। नैतिक और कृतिका ने उसे माफ कर दिया और उसे मौका दिया कि वह अपने जीवन को सुधार सके। अंधकार के राजा की हार के साथ राज्य में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने नैतिक और कृतिका के नेतृत्व की सराहना की। प्रकाश का मोती मंदिर में वापस रखा गया ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। राज्य में कई वर्षों की शांति के बाद अचानक एक आंतरिक संकट उभरने लगा। राजा नैतिक और रानी कृतिका ने अपने शासन में ऐसे समय का सामना किया जब उनके राज्य के कुछ सबसे करीबी मित्र और सहयोगी, जो पहले उनका साथ देते आए थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए। इन लोगों में कुछ मंत्री और सेना के उच्च अधिकारी थे। यह संकट अचानक उत्पन्न हुआ जब एक समूह ने आरोप लगाया कि राजकीय संसाधनों का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जा रहा है और राज्य में कुछ खामियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि राज्य के उच्च अधिकारियों की जांच हो। राजा नैतिक और रानी कृतिका को यह समझ में आ गया कि इस संकट का कारण कुछ और नहीं बल्कि विश्वास का टूटना और धोखा था। कई सालों तक राज्य में शांति और समृद्धि के बावजूद कुछ लोग खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। रानी कृतिका ने कहा, हमें अपने लोगों से विश्वास तोड़ने का नहीं बल्कि उनके डर और संकोच को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम उनके विश्वास को फिर से जीत पाए तो यह आंतरिक संकट भी खत्म हो सकता है। राजा नैतिक और रानी कृतिका ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सैनिकों को समझाने का प्रयास किया कि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सभी के बीच विश्वास और पारदर्शिता हो। राजा नैतिक और रानी कृतिका ने अपने आलोचकों को एक स्थान पर बुलाया और उनके साथ गहरी चर्चा की। इस चर्चा में न केवल राज्य के मुद्दों पर विचार हुआ बल्कि उन समस्याओं पर भी बात की गई जिनका सामना लोग प्रतिदिन कर रहे थे। नैतिक ने कहा, हमारी ताकत हमारे राज्य की एकता में है। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चर्चा के दौरान राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने निजी दुख और संकोच साझा किए। उनके भीतर का डर और अनसुलझे मुद्दे सामने आए। कृतिका ने उन्हें समझाया कि वे न केवल अपने राज्य बल्कि अपने परिवार और भविष्य पीढ़ी के लिए जिम्मेदार हैं।
इन गहरी चर्चाओं और प्रयासों के बाद राज्य में विश्वास फिर से स्थापित हुआ। जिन अधिकारियों और मंत्रियों ने पहले विरोध किया था, वे अब राजकीय नीति के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो गए थे। राजा नैतिक और रानी कृतिका ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की सभी नीतियां पारदर्शी और ईमानदारी से चलें और किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए दंडात्मक उपाय किए जाएं। राज्य में सुधार की प्रक्रिया ने एक नई दिशा ली। कृतिका और नैतिक ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाई ताकि वे समाज के समान हिस्सेदार बन सकें। उनके नेतृत्व में राज्य ने न केवल आंतरिक संकट को पार किया, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त की। राज्य में शांति फिर से लौट आई और अब हर नागरिक को यह महसूस हुआ कि उनका हित सर्वोपरि है। राजा नैतिक और रानी कृतिका के नेतृत्व में राज्य ने एक नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त की। राज्य में शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। राजा नैतिक और रानी कृतिका ने अपने शासन को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया था और राज्य के हर कोने में विकास हो रहा था। लेकिन इस नई स्थिति में भी एक गहरी चिंता थी। उन्होंने समझ लिया कि यह शांति और समृद्धि स्थायी तभी रहेगी जब हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे और समाज में भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। राजा नैतिक और रानी कृतिका ने यह निर्णय लिया कि अब राज्य के हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने एक नई शिक्षा नीति बनाई जिसमें न केवल लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी समान शिक्षा का अवसर दिया गया। राज्य में नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। खासकर गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। कृतिका और नैतिक ने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को जीवन में अवसर मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से आता हो। इस नीतिगत बदलाव ने राज्य के हर हिस्से में सकारात्मक प्रभाव डाला। लोगों ने समझा कि शिक्षा से ही हर समस्या का समाधान संभव है और उन्हें भविष्य में उन्नति करने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। राज्य में भेदभाव और असमानताओं को खत्म करने के लिए राजा और रानी ने कई योजनाएं बनाई। उन्होंने विशेषकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कई सुधार लागू किए। रानी कृतिका ने व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया ताकि वे स्वतंत्र रूप से समाज में अपनी पहचान बना सकें। राज्य के विभिन्न समुदायों में एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए नैतिक और कृतिका ने धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर को खत्म करने के लिए कई पहल की। वे मानते थे कि केवल एकजुट होकर ही राज्य और समाज में असली समृद्धि लाई जा सकती है। राज्य में आंतरिक सुधारों के बाद राजा नैतिक और रानी कृतिका ने अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया। उन्होंने अन्य राज्यों और राष्ट्रों से ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए कई राजनयिक प्रयास किए। इन प्रयासों ने राज्य को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी दृष्टि से भी उन्नति की दिशा में प्रेरित किया। अब राज्य न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि दुनिया भर में एक उदाहरण बन चुका था। राजा नैतिक और रानी कृतिका का शासन समय के साथ परिपक्व हुआ और उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाया। उनके बच्चों युवराज अर्जुन और राजकुमारी दीक्षा ने अपने माता पिता के आदर्शों को अपनाया और राज्य के शासन में भाग लिया। अर्जुन ने शांति और युद्ध दोनों में संतुलन बनाए रखने का मार्ग अपनाया, जबकि दीक्षा ने नारी शक्ति और समानता के लिए काम किया। वे दोनों जानते थे कि यह राज्य केवल उनकी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह राज्य हमेशा उज्जवल और समृद्ध रहे। एक दिन जब अर्जुन और दीक्षा महल के बगीचे में खड़े थे तो अचानक सोने की चिड़िया प्रकट हुई। वह बहुत ही शांति से उनके पास आई और कहा, मैंने देखा है कि तुम दोनों ने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मेरे संदेश को अपनाया और इसे जीवन में उतारा। मैं अब विश्राम के लिए जा रही हूं, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हारे राज्य को मेरी आवश्यकता होगी मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। सोने की चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में एक अंतिम गीत गाया और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। राजा नैतिक और रानी कृतिका के राज्य ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी। उनकी अगली पीढ़ी ने इस धरोहर को आगे बढ़ाया और राज्य में सच्ची समृद्धि, एकता और शांति का जीवन बसा दिया। समय बीतता गया और राज्य में पीढ़ियां बदलने लगीं। राजा अर्जुन और रानी दीक्षा ने राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध और प्रगतिशील बना दिया। उन्होंने सोने की चिड़िया के संदेश को न केवल संजोकर रखा बल्कि उसे नई पीढ़ी के दिलों में भी बसा दिया। हालांकि समय के साथ साथ समाज में कुछ चुनौतियां और समस्याएं फिर से उभरने लगीं। तकनीकी उन्नति और वैश्विक बदलते परिवेश के कारण नए सवाल और संदेह पैदा होने लगे थे। क्या राज्य को आधुनिकता की ओर बढ़ने के साथ साथ अपनी पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए? क्या सोने की चिड़िया के संदेश को आने वाले समय के साथ और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता है? राजा अर्जुन और रानी दीक्षा ने इन सवालों का सामना करते हुए राज्य में एक नया आंदोलन शुरू किया। उन्होंने समाज और तकनीक का सामंजस्य विषय पर विचार विमर्श शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य की प्रगति और उसकी पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बना रहे। उन्होंने एक विशेष ग्रहण समिति बनाई जिसमें राज्य के सबसे बुद्धिमान लोग, वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इस समिति का उद्देश्य था यह तय करना कि कैसे प्रौद्योगिकी, शिक्षा और समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। राज्य में आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ने लगे थे। बाहरी शक्तियां, जो पहले से ही क्षेत्रीय शक्तियों में अपनी स्थिति स्थापित कर चुकी थीं,
अब राज्य के संसाधनों पर नजरें गड़ाए हुए थीं। उन्होंने अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत के जरिए राज्य को कमजोर करने का प्रयास किया। अंत में यह स्पष्ट हो गया कि इस समय की सबसे बड़ी चुनौती केवल आंतरिक सुधार नहीं बल्कि बाहरी शक्ति से मुकाबला भी था। अर्जुन और दीक्षा ने अपने राज्य को सुरक्षित रखने और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति बनाई। राजा अर्जुन और रानी दीक्षा ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य का हर नागरिक, चाहे वह गांव में हो या शहर में, अपनी शक्ति को समझे और उसे साझा करे। उन्होंने हर समुदाय से संवाद शुरू किया और उन्हें समझाया कि इस संकट से केवल एकजुटता के माध्यम से ही पार पाया जा सकता है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें राज्य के हर नागरिक ने अपनी शक्ति और साहस का परिचय दिया। राज्य के युवा, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी और सैनिक सभी इस आंदोलन में शामिल हुए। समाज और बाहरी ताकतों के साथ चल रही चुनौतियों के बावजूद अर्जुन और दीक्षा ने विश्वास और समझ के साथ समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने युद्ध की बजाय बातचीत और समझौते के जरिए अपने विरोधियों के साथ संतुलन बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे बाहरी शक्तियां भी समझ गईं कि यह राज्य अपने रास्ते पर मजबूती से चल रहा है और उसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि का दौर लौट आया। अर्जुन और दीक्षा ने सोने की चिड़िया के संदेश को जीवित रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने। राज्य की कठिनाइयां समाप्त होने के बाद एक दिन, जैसे ही सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, एक स्वर्णिम चमक आकाश से आई। वहीं सोने की चिड़िया फिर से प्रकट हुई। इस बार वह किसी संघर्ष या युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक नई धरोहर देने के लिए आई थी। चिड़िया ने कहा, तुमने अब तक सही रास्ता अपनाया है, लेकिन आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह राज्य केवल तुम्हारे बल से नहीं बल्कि तुम्हारी एकता और साझेदारी से हमेशा मजबूत रहेगा। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। इसके बाद सोने की चिड़िया ने अपने अंतिम संदेश के साथ आकाश में उड़ान भरी और धीरे धीरे लुप्त हो गई। राजा अर्जुन और रानी दीक्षा ने सोने की चिड़िया के अंतिम संदेश को सबके सामने रखा और राज्य में एक नई नीति की शुरुआत की, जिसमें एकता, सहयोग और प्रगति की धारणा को प्राथमिकता दी गई। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने और पारदर्शिता बनाए रखने के साथ साथ राज्य ने तकनीकी प्रगति और सामाजिक समृद्धि को एक साथ जोड़ा। समय बीतने के साथ अर्जुन और दीक्षा का शासन उन्नति की ऊंचाइयों को छूने लगा। राज्य में न केवल आर्थिक और तकनीकी विकास हुआ बल्कि समाज के हर वर्ग में समानता और सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन एक दिन, जब सब कुछ शांतिपूर्ण और समृद्ध था, एक नई चुनौती सामने आई जिसने राज्य की परीक्षा ली। राज्य में अचानक एक नई बुरी ताकत उभरी। यह कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि एक अंदरूनी संकट था। खुद राज्य के भीतर कुछ लोगों का लालच और खुदगर्जी। कुछ शासक, व्यापारी और धनाढ्य लोग अब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज में दरारें डालने लगे थे। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और राज्य के संसाधनों का अनुचित उपयोग कर रहे थे। राजा अर्जुन और रानी दीक्षा ने यह देखा कि राज्य की एकता फिर से खतरे में पड़ गई थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान से स्थिति का समाधान करने की योजना बनाई। उन्हें याद आया कि सोने की चिड़िया ने हमेशा कहा था, एकता और सामूहिक प्रयास ही राज्य की असली ताकत है। अर्जुन और दीक्षा ने राज्य के नागरिकों को एकजुट करने के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बुलाया। उन्होंने सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण राज्य की एकता को नुकसान न पहुंचाए। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों ने अपनी चिंता और समस्याएं साझा की। राजा अर्जुन और रानी दीक्षा ने बहुत धैर्य से उन समस्याओं को सुना और उनसे निपटने के लिए एक योजनाबद्ध रास्ता तैयार किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राज्य में सभी के लिए समान अवसर हों, चाहे वह छोटे किसान हो या बड़े व्यापारी। राज्य के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। राज्य में अब प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होने लगा कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है और हर किसी को समान अधिकार प्राप्त है। इस परिवर्तन ने राज्य को एक नई दिशा दी और सभी नागरिकों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। समय के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सोने की चिड़िया फिर से प्रकट हुई। इस बार वह केवल शांति और समृद्धि का प्रतीक नहीं बल्कि एक नए युग के आरंभ का संकेत दे रही थी। चिड़िया ने कहा, मैं देख रही हूं कि राज्य ने एक नई पहचान बनाई है, जहां हर नागरिक एकजुट होकर अपना योगदान दे रहा है। ये वही राज्य है जिस पर मुझे गर्व है। तुम्हारी एकता, प्रेम और जिम्मेदारी ने इसे एक स्थायी धरोहर बना दिया है। तुम सब अब इस राज्य के असली सच्चे रक्षक हो। चिड़िया ने अपने विंग्स को फैलाया और आकाश में उड़ने से पहले एक आशीर्वाद दिया। तुम्हारा राज्य कभी भी टूटेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसकी नींव को सच्चाई, समानता और प्रेम से रखा है। सोने की चिड़िया के आशीर्वाद के बाद राज्य और उसके लोग एक नए युग में प्रवेश कर गए। राजा अर्जुन और रानी दीक्षा ने यह सुनिश्चित किया कि सोने की चिड़िया का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे। उन्होंने राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह सिखाया कि असली समृद्धि तब आती है जब हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। राज्य अब केवल एक भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श था। एक आदर्श जहां हर किसी को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान मिलता था। राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हुई।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि राज्य की आत्मा, उसका मूल, कभी नहीं बदला। वह हमेशा सोने की चिड़िया के संदेश के प्रति वफादार रहा, समानता, एकता और सत्य। राजा अर्जुन और रानी दीक्षा के बाद उनके बच्चे, युवा सम्राट और राजकुमारी ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली। वे जानते थे कि यह राज्य अब केवल एक भूमि नहीं, बल्कि एक मूल्य प्रणाली है। उन्होंने अपने माता पिता से सीखा था कि असली ताकत एकजुटता और परस्पर सम्मान में है। अंततः सोने की चिड़िया का संदेश और उसकी धरोहर सदियों तक जीवित रही। राज्य की पीढ़ियां एक दूसरे से यह कहानी सुनाती रहीं और इसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि असली समृद्धि और शांति केवल एकजुटता और प्यार से आती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समाज की समृद्धि और शांति तभी संभव है जब हम समानता, एकता और सामूहिक भलाई को प्राथमिकता दें। व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर समाज के लिए काम करना, नैतिक शासन स्थापित करना और सत्य और प्रेम को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। संकटों के समय धैर्य और संयम से काम लेना तथा अपनी परंपराओं और धरोहरों का सम्मान करना हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।